देख रहे हैं टाइम न्यूज। एक्साइज के विरोध में मुंबई होलसेल गोल्ड ज्वेलर्स एसोसिएशन के विनोद वडाला और एमएल सोनी के नेतृत्व में आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र के ताज़ा बजट में ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने के प्रस्ताव से सराफा व्यापारी सख्त नाराज है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त विरोध हो रहा है और ज्वेलरों का अनिश्चितकालीन देशव्यापी बंद जारी है। इस बीच मुंबई के ज्वेलरों के प्रमुख संस्था मुंबई होलसेल गोल्ड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बुधवार को आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर एक्साइज का सशक्त विरोध करने का ऐलान किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद वडाला और धरना के संयोजक एमएल सोनी ने बताया कि ज्वेलर्स के सभी संगठन, उनके प्रतिनिधि, होलसेलर, रिटेलर, आभूषण निर्माता, विक्रेता, दुकानदार, कारीगर सभी शामिल थे। श्री वडाला व श्री सोनी ने कहा कि पहले की सरकारों ने भी एक्साइज लागू करने के अपने फैसले को गलत मानते हुए कदम पीछे हटा लिए थे। इस बार भी व्यापारी अपना पक्ष वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के समक्ष रख रहे हैं। श्री जेटली ने अभी तक सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है। श्री वडाला व श्री सोनी ने कहा कि यदि व्यापारियों की तकलीफ पर विचार नहीं किया गया तो व्यापारी आर पार की लड़ाई के लिए मजबूर होंगे और देश भर में आंदोलन तेज होगा। इससे राजस्व की भारी हानि होगी। लोग हैं आज एक पीड़ा उठाए हैं कि जब तक ये एक्साइज नहीं हटेगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए आप लोग इनका पूरा साथ दीजिए, पूरा साथ दीजिए। मैंने कई मौकों पर देखा है, कई आंदोलनों में मैंने भाग लिया, देखा है हमारे कारीगर बंधु सबसे आगे रहते हैं, हमारे कारीगर बंधु सबसे आगे रहते हैं। और हर बार जब भी ऐसे आंदोलन हुए उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो सरकार को ये समझना होगा, ये विचार करना होगा, व्यापारी कोई भी टैक्स देने से नहीं चूकता। आज जितना टैक्स ये व्यापारी वर्ग देता है उतना कोई वर्ग टैक्स नहीं देता। आज हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हम उनसे बार हमारे डेलीगेशन अनुरोध कर रहे हैं कि आप कस्टम ड्यूटी बढ़ा दीजिए, एक्साइज हटा लीजिए, क्योंकि हमारे जो कारीगर, छोटे कारीगर हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बुक मेंटेन नहीं कर सकते। वो अपना काम करेंगे कि बुक मेंटेन करने को जाएंगे। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं अपने भारत सरकार के जो वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी से निवेदन है मेरा कि वो एक्साइज को अविलंब हटावे और इस त्रासदी से सबको मुक्ति दे। व्यापारी वर्ग जिंदाबाद, व्यापारी वर्ग, हमारे कारीगर बंधु, हमारे कारीगर बंधु। वक्ता नहीं हूँ, मुझे जहाँ पर भी मौका मिले मैं एक बात आप सभी का कानों में डालना चाहता हूँ कि कारीगर वर्ग बहुत बुरे हालों में है। उसका ऊपर नजर देना आप सभी का नैतिक कर्तव्य है। आगे चल के ये आप ध्यान में रखिए कि कारीगर मर नहीं गया है, कारीगर जिंदा है, पर आधा खा के आधा पेट होके जिंदा है। इसके लिए ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वो अगर पूरा शरीर मानेंगे तो कारीगर पूरा शरीर में नाशों में खून बनकर दौड़ रहे हैं, उसमें हार्ट चलता है, उसमें किडनी चलता है, उसमें ब्रेन चलता है, तो जिंदा है इंडस्ट्री। तो इसके लिए सोचना जरूरी है। पर आज का जो परिस्थिति है, हम सब कारीगर, व्यापारी, जो भी ये इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में जो जुड़ा हुआ है, सबको एकजुटता दिखाना है, एकता दिखानी है और आगे चल के इसको रोल बैक करने में सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। ये हमारा निश्चित प्रतिबंध है। मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा एक स्टोरी जो 2012-2006 में हुआ, अभी 2016 में फिर से ये चालू हुआ। एक डाकू का ग्रुप ने कई शिल्पकारों को आमंत्रित किया, नाचा गाना हुआ, मनोरंजन हुआ, तो उसको दुगना तिगना पैसा दिया। फिर वो लोग भी आश्चर्य हो गया कि इतना पैसा हमको मिले, खुशी जा रहा था। फिर जाके रास्ते में वही डाकू लोग ने उसको लूट लिया। तो जब भी पूछा कि आपने ये हम लोग को पैसा आपने दिया और आपने ही लूटा, तो बोला वो जब भी आपको पैसा दिया तभी हम दर्शक थे, तभी श्रोता थे,
और अभी जब लूटा तभी हम डाकू हैं। ये सरकार ने जब ये अपोजिशन में थे तो अपोज करना उसका धर्म था। अभी सरकार में है, सरकार स्ट्रॉन्ग सरकार बनाया है तो उसका हमारे जो कानून लागू कर रहे हैं ये उसका धर्म है, पर ये हम सहेंगे नहीं। हमको एकजुटता दिखाना ही है और हम सब एक रहेंगे तो ये रोल बैक होके रहेंगे। धन्यवाद। आप लोग ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं अपना विचार व्यक्त करूं। आप ये चीज तो सोचिए कि 2005 में, 2012 में और फिर 2016 में ये एक्साइज आती है, टिकती नहीं है, चली जाती है। उनको आदत पड़ गई है लाने की, हमको आदत पड़ गई है हटाने की। ओके, ये लाते क्यों, इसका जड़ क्या है, ये क्यों लाते हैं? और मेरे पूर्वज वक्ताओं ने कहा कि ये आने से स्वर्ण शिल्पी कारीगर बंधु को असर हो। तो यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य शराब सुवर्णकार फेडरेशन के सभी पदाधिकारी भी यहाँ पर विराजमान है। कहलाती है, देश की संपत्ति कहलाती है, जिसे आज हम भगवान को आभूषण करते हैं, महिलाओं को अलंकारित करके उनको और ही सुंदर बनाया जाता है। ऐसे प्रेशियस मेटल को गए 6-7 साल से एक ग्रहण लग गया है, तो कहूंगा कि कैंसर का रोग लग गया है। हम जैसे वक्त आते हैं हम दवाई तो जरूर दे देते हैं, मगर अब माई दवाई नहीं चलेगी, हमें ऐसी कीमियोथेरेपी करनी पड़ेगी कि वो जिंदगी भर वापस कैंसर ऊपर न उठे। पकड़ा तो करोड़ रुपए का काला धन मिला है, ऐसी कोई भी केस आपके पास नहीं है। मगर आप इंडस्ट्री वालों के यहाँ गए, आप बड़े बड़े नेताओं के पास गए, आप बड़े बड़े अधिकारियों के पास गए, आपको हजारों करोड़ों के, आपके हजारों करोड़ों की संपत्ति उनके पास मिली। क्या उनका ये काला धन हमने पैदा किया? सरा बोला, आपकी कैसे हिम्मत हुई आपके अधिकारियों की कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाए कि ये काला धन ये सोने के व्यवसाय से होता है? मुझे बताइए, आज दिन तक हजारों करोड़ों रुपयों के घोटाले निकले। आज दिन तक एक भी रुपया वसूल उनके पास से कर नहीं पाए। इस धंधे को कितनी तरह से आप मारोगे, एक ध्यान रखना। आज 2 लाखाचा पॅन कार्ड आणलं, 20,000 की लिमिट तिथंच ठेवते। कायदे करतो, परंतु त्याच्याकडे आपण पाहत नाही। आमच्या धंद्यात इतके त्रास वाढत चाललेले आहेत आणि म्हणून आमच्या हात जोडून आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की या धंद्यामध्ये सर एक माझी एक रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही एक काम करा, खरोखरच या व्यापाऱ्यांच्या धंद्यावर बंधन आणायचं असेल ना, पहिला तुम्ही अधिकारी आणि बाकीचे राजकीय नेत्यांकडे काळा धन शोधून काढा, आम्ही आमच्या धंदे बंद करू। परंतु आमच्याकडे चूक झाली तर 7 वर्षाची शिक्षा, आणि जर तुमच्याकडनं चूक झाली तर ते चुकून झालं म्हणून त्याची फक्त बदली केली जाते। हे कशाला? आम्ही तर टॅक्स कलेक्टर आहोत, बिनपगारी फुल अधिकारी आहोत, आणि म्हणून आज 4% तुमच्याकडे आज देशाचा जे अर्थव्यवस्था आहे या 4% टॅक्स पेअर मधनं मी खरोखरच मला आज इथं ओपनली बोलायला काही हरकत नाही, कारण मी 2 दिवसामध्ये जेवढ्या पार्टीजना भेटलो, उद्धवजी ठाकरे यांनी ओपनली सपोर्ट केला। 21 खासदार काल जाऊन भेटून आलेले आणि त्यांनी आपल्या बाजूने तिथे दिलेलं आहे। त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मागे घ्या। काल गुप्ता तृणमूल काँग्रेस यांनी संसदमध्ये आपल्या बाजूने भाषण केलेलं आहे। मित्रांनो, हा तुम्ही धमकी वाजा इच्छा समजा,
परंतु हा नक्कीच आहे की येणारी इलेक्शन ती आमच्या हातात राहील. अदरवाईज आम्हाला सन्मानाने धंदा करू द्या, सन्मानाने वागू द्या, सन्मानाने राहू द्या. आणि जसं तुमचं कुटुंब सुखी संपन्न आहे, आमच्या या गरिबांची कुटुंब सुखी संपन्नाने राहू द्या. तुम्हाला ईश्वर नक्कीच आशीर्वाद देईल आणि तुमची सुद्धा भरभराटी होईल, तुमचं पण नाव लौकिक होईल. दोस्तों, कल के मोर्चा का आयोजन करना है, इसलिए मुझे निकलना है. मैं बाकी वक्ताओं की माफी मांगता हूं कि मैं उनके बीच में मैं स्पीच दिया. आज मौका ही ऐसा मिला, मेरी 2 महीने पहले ही सिद्धि विनायक जी के यहाँ अभिषेक नक्की था. आज मुझे सुबह अभिषेक के लिए आना था. भगवान के आज आशीर्वाद से, सिद्धि विनायक गणपति के आशीर्वाद से मैं आशीर्वाद लेकर यहाँ पर आया हूँ और मुझे विश्वास है हमने तो अब तक समझदारी से काम किया, शांति से काम किया है, मगर हमारा अभी तक रोष, हमारे कारीगरों का रोष देखा नहीं है. आज वो 6 दिन से बिना कुछ मजदूरी अपने घर में कार्य कर रहे. आज उनके पास रोज कमाएंगे, रोज पेट भरेंगे. अच्छी दिन में उनकी कमाई नहीं है. आज भूखे सोने को तैयार है, मगर ये पीछे हटने को तैयार नहीं. इतना ध्यान रखें. आपल्या मराठीत म्हणणं आहे, कधीही गरिबांची तळतळाट कोणी घेऊ नये. एक भुकेलेल्या पोटाशी असलेल्या गरिबाची कधी तळतळ घेऊ नये. त्यांचे आशीर्वाद घ्यावे. तो जरी गरीब असला तर त्याचं पोट भरलेलं राहिलं, त्याचं कुटुंब जर सुखी राहिलं, तो तुम्हाला आशीर्वाद देईल आणि तेच आशीर्वाद फळणार, देवाचे आशीर्वाद फळणार. तुम्ही किती देवळात जा, किती मंत्र्यांकडे मांत्रिकाकडे जा, बसो, कुछ अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला होगा, क्योंकि मेरा दिल बहुत दुख रहा है. मेरा जो कारागिर जब भूखा मरता है ना, हम तो व्यापारी और 6 दिन भूखे रह जाएंगे, मगर जो रोज जो कमाने वाला है और जो लालूच दे रहे कि हम काकागिरों को छोड़ दिए, ये झूठा लालूच है. समझ के चलना, इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना. आखिर एक ध्यान में रखना कि आपके यहाँ से भी थोड़ा भी इसमें जो एडिशनल सोना दिया आप गए, वैल्यूएशन देना होगा, वैल्यूएशन का रिटर्न भरना होगा. सभा में उपस्थित अपने नेता रांका जी, मुंबई के हमारे और इंडियन बुलियन एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित कंबोज जी, और यहां पर उपस्थित जिस विधानसभा क्षेत्र में आप आए हो वहां के हमारे विधायक राज पुरोहित जी, दिल्ली से हमारे आए हुए योगेश भाई और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मुझे अभी एयरपोर्ट की तरफ निकलना है. 3:30 बजे की मेरी फ्लाइट है और इसके लिए मैं बार बार बीच में रांका जी को देख रहा था, लेकिन रांका जी और राज पुरोहित जी, हम दोनों भी आपकी बात सुनने और सिर्फ सुनने नहीं, आपकी बात सरकार में बैठे हुए सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हम दोनों यहां पर आए. महाराष्ट्र की विधानसभा का सेशन आज शुरू हो गया. हम दोनों भी महाराष्ट्र की विधानसभा की सेशन चालू है, फिर भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से परमिशन लेकर आप सभी लोगों के बीच में इसके लिए आए हैं कि आपकी मांग ये जायज है और उसको आगे पहुंचाने के लिए मैं. दोस्तों, मैं तो कोई स्वर्णकार नहीं हूं, लेकिन ऐसे देश में एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो सराफे के पास या स्वर्णकार के पास नहीं जाता होगा. वो सुनने के बाद मुझे एक ही बात कहने का मोह हो रहा है कि जो जब जलती आग में तपता है, जो जलती आग में तपकर निकल के बाहर आता है,
उसी को सोना कहते हैं। तो आप सोना हो, ये दुर्भाग्य है, ये व्यवस्था की अपनी परिसीमा है, जिसके कारण आप सबको यहां पर आंदोलन के लिए आना पड़ रहा है। मुझे इस बात का भी बहुत अच्छा लगा कि मोहित जी मुझे कह रहे थे हमको एक्साइज नहीं चाहिए, 1% चाहिए तो और किसी जगह से ले लो, लेकिन एक्साइज का हमारे पीछे वो नया कानून मत लगा। ये बात इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि व्यापारी वर्ग, आप सब लोग सरकार को अगर जरूरत है तो अपनी जेब और धंधे से देने के लिए कभी पीछे नहीं हटता है, लेकिन नया इंस्पेक्टर राज नहीं आए, ये बात कहकर आगे आए। और जब आप इतने खुले दिल से आगे आए हो तो मैं इतना ही कह सकता हूं, जो जो प्रामाणिक है, जो जो इस देश के आगे बढ़ने में योगदान देता है, जो जो काले धन के खिलाफ है और जो जो सरकार को मदद करने की बात करता है, ऐसे सोने के व्यापारियों के खिलाफ ये सरकार निर्णय वापस लेकर रहेगी, ये मैं आपको कहने की जा रहा हूं। मैं एक्साइज का मतलब क्या, ये थोड़ा मैं भी स्टडी कर रहा था। तो रांका जी, मेरी आपकी और योगेश जी और मोहित जी की इतनी में तो स्टडी नहीं होगी, लेकिन जो बात मैं समझ गया, वो कानूनन वकील भी हो तो वकील को थोड़ा बहुत जल्दी समझ में आता है। गाड़कर जी बराबर है ना? आप लोग टोपी पहन के बैठे हो, इसका भी मुझे दुख लगता है। मैंने टोपी का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन आजकल टोपी पहनने वाले लोग अलग हैं। आप तो टोपी पहन रहे हो और टोपी पहनाते भी नहीं हो, लेकिन एक्साइज का मतलब यह है कि इट इज एन इनलैंड टैक्स ऑन स्पेसिफिक गुड। गड़बड़ जो है वो रांका जी आपने सही कही, मोहित जी ने भी मुझे समझाया, ये स्पेसिफिक गुड का जो कानून है, और यहाँ पर जो आपके दुकानों में काम करने वाले जो आपके कारीगर है, अगर उसको मायक्रोस्कोप से देखना शुरू हो जाएगा तर 2 बांगड्यांमध्ये सुद्धा स्पेसिफिक गुड वेगवेगळं होऊ शकतं, 2 मंगळसूत्रांमध्ये पण होऊ शकतं, आणि दुकानातल्या प्रत्येक आयटमला वेगवेगळं स्पेसिफिक गुड बघितलं जाऊ शकतं, आणि म्हणून एक्साइजला आपला विरोध, आणि म्हणून या एक्साइजचा विरोध जो आपण करताय त्याला एक कायदेशीर बाजू आहे, आणि ती कायदेशीर बाजू समजू शकता असं सरकार दिल्लीत आहे, आपण चिंता करू नका। आपल्याला मी एवढं सांगू इच्छितो, राजकारणाची बोलायची वेळ नाही, राजनीति अगर कहने जाऊं तो बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आपने राजनीति की, इसके लिए तो आशीष शेलार आमदार हुआ, और इसके लिए राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा मैं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि राष्ट्रनीति में आपका योगदान हमें चाहिए, और उस राष्ट्रनीति में आपका योगदान अगर एक्साइज हटाने से और मिलता है तो ऐसा एक्साइज हम जरूर हटाएंगे, ये बात आपको स्पष्ट करने के लिए मैं यहां पर आया। मित्रों, जिन अधिकारियों ने और जिस अधिकारियों के सलाह के कारण ये बात आगे बढ़ी, उसके बाद मैं और मोहित जी स्वयं देश के मंत्री पीयूष गोयल जी से हम दोनों स्वयं मिले हैं। पीयूष गोयल जी, मुंबई में हमने उनसे वार्तालाप की, मैंने दिल्ली में भी उनसे वार्ता की, और उन्होंने परसों संडे भी आए थे, तो मोहित जी अपने भाषण में बताएंगे कि उन्होंने भी इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन हमको किया है। राज पुरोहित जी और मैं जब गाड़ी में आ रहे थे तो राज जी तो ऐसे है कि वो व्यापारियों की समस्या के लिए लड़ने वाला ऐसा नेता है कि आओ ना देखता है ना ताव देखता है, वो आगे बढ़कर अपनी बात को रखता है। और इसके लिए गाड़ी में उन्होंने स्वयं
मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे मुकेश भाई ने तो नाम ले लिया और इस देश में मुकेश भाई को रोकने की ताकत बहुत कम लोगों में है। मैं आपकी बात कह रहा हूं। तो महाराज जी ने हमारे देश के सबसे वरिष्ठ नेता को फोन लगाया, उनसे बात की, मैंने बात की। अब 3:30 बजे मुझे फ्लाइट से जाना है कुछ और काम से, लेकिन उनसे भी मिलूंगा। लेकिन आप जो कह रहे थे कि 3-4 दिन में ये एक्साइज हटेगा, ये रांका जी आपने कहा, पेपर तो फूटा नहीं है ना? आजकल परीक्षा के पेपर आए व्यवस्था, बस आपका आत्मविश्वास इस देश का विश्वास बनेगा। और जिसको जो बात कहनी है, सरकार में बैठे हुए जिन लोगों को वो घोषणा करनी है, उनका अधिकार है। उसमें मैं बोलूं ये ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो आपके दिल की पीड़ा है वो उस दिल तक पहुंचाकर उस अधिकारियों के मार्फत वो ऑर्डर निकलवाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी 100% करेगी। अध्यक्ष के नाते इसमें इतना कहता हूं और आप सबकी रजा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय व्यापारी। के संगठन महामंत्री रविंद्र भूसारी जी, मैंने उनको बिठाया और मैंने कहा साहब ये चलेगा नहीं। जब भी जिसको मैं बात करता हूं केंद्र का विषय, तो केंद्र के आकाश से आया क्या? आया तो महाराष्ट्र से ही ना, आया तो मध्य प्रदेश से, आया राजस्थान से ना। तो हमारा क्या कहना है? तो बोले हम तो व्यापारियों के साथ है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ ना भगवान माफ नहीं करे। मैंने हारी ने एक ही बात करी, सब यही बोल रहे कि हम तो व्यापारियों के साथ है, केंद्र को तुम समझाओ। मैंने कहा ये पॉलिटिक्स बरोबर नहीं है। महाराष्ट्र की ओर से केंद्र सरकार को ये मैसेज जाने दो कि आजाद भरा हुआ है, लोगों का आक्रोश है, जल्द रहते हुए एक्साइज को वापस कर लो, नहीं तो ये आक्रोश भुगतने के लिए तैयार है। ये मैं कहूं या मोहित कहे या आशीष सेलर कहे, वो प्रभाव डालने वाला नहीं। ये आक्रोश की आवाज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिल्ली में जाने दो। मुख्यमंत्री और मैंने तो कल मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, रात को 12 बजे की बात बोल रहा हूँ, 12 बजे अपने सुमित करके जो उनके पीए उनको बुलाया और बोला कि कल सारे काम खत्म करो, 2:30 बजे का अपॉइंटमेंट ज्वेलर्स एसोसिएशन में, आपकी जो भी एसोसिएशन का नाम है, मोहित कुंभोज है, आप विनोद जी है, होलसेल गोल्ड ज्वेलर एसोसिएशन है, उनको टाइमिंग दो। मित्रों, मैं आपको डेलीगेशन को लेने आया हूँ। मैं आपकी आवाज महाराष्ट्र की विधानसभा तक पहुंचाने के लिए आया हूं और वो आवाज महाराष्ट्र विधानसभा से होती हुई दिल्ली तक जाएगी। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मैं ये करके बताऊंगा। तो अभी 2:30 बज गए, यहाँ से भीड़ में से निकलते गाड़ी तक पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे, गाड़ी में बैठकर वहां जाने तक 15 मिनट लगेंगे और फिर विधानसभा का प्रोसीजर पूरा करने में लगेगा, तो मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा। इसलिए मैं विनोद मोहित साहब से विनती करता हूं कि आपके जो भी 25 से ज्यादा नहीं, वैसे डेलीगेशन 5 का ही होता है, पर अपन ने 25 का परमिशन लिया है। 25 लोग जिनको उनको आप नाम पुकारो, उनको लेके चलो और इन सबको बैठने दो। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो आके यहाँ आके बताने दो, यही मैं विनती करना चाहता हूँ। और अंत में ये भला बात रहे, बहुत सारे लोग मॉडियो एक घंटा रोके लाके नहीं ढोके आता मारो मोरसो कहते क्या नहीं तो एक नहीं बोलो मैंने देखी व्यापारियों ने मोरसो जो हवाल ले रही है मोर मोरसो बोलता कहा करने से करवा दो। एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, अभी आप सुन लो, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं मैं कॉर्पोरेटर बना या एमएलए बना या मिनिस्टर बना या फिर एमएलए बना, मैं व्यापारियों के आपके आशीर्वाद से ही बना होगी। और भारत का सबसे बड़ा योगेश जी सोने चांदी का केंद्र जवेरी बाजार वो मेरे एरिया में है और मैं 35 साल से चुनकर आता हूँ, तो मैं नमक हराम नहीं हूँ, इनका ही नमक खाया है तो नमक खिलाऊंगा। हाँ
बातों में ये कह रहे हैं भाई साहब तो नमक हलाल नहीं बनूंगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपके साथ रहूंगा और आज तो मैं पहली बार आया हूँ, जब तक ये आंदोलन रहेगा आपके साथ रहने। हाँ, आप बोल रहे नमक हराम नहीं बनूंगा, बस मैंने आप लोगों का नमक खाया है, आप लोगों ने बड़ा किया है और मैं नमक हराम नहीं बनूंगा, आपको लास्ट तक साथ दूंगा। और दिल्ली भी है, मनोज जी गवाह है, मोहित जी गवाह है। मैं आशीष को फोन करने के लिए लगाया, मैं कहा तू अभी का भी दिल्ली फोन कर, इसको फोन करवाया, मिश्रा जी से बात करवाई गाड़ी में और उसको वो क्या है उसने कि मैं दूसरे काम के लिए जा रहा हूँ, वो अपने काम के लिए दिल्ली भेजा। बोलते हमको कि हमारा काम तू थोड़ा करके आ, फिर हम आएंगे दिल्ली। इसलिए हम सब लोग लगे हुए हैं, अभी हम तुरंत डेलीगेशन लेके जाए। मोहित जी कितनी विनती करता हूँ, धन्यवाद और मैं आपके साथ हूँ। पूरे में ज्वेलर्स एसोसिएशन के जो भाई बंधु पोस्टर से पूरे शहर को बांध दो, जगह जगह चलो दिल्ली। हमने 17 तारीख को महारैली पूरे देश भर से बुलाई है। दोस्तों, मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि पूरे मुंबई शहर की भी उसमें हाजिरी लगनी चाहिए। हमारे बीच मोहित जी 17 तारीख की जैसी मोहित कम्बोज ने कहा कि शायद जल्द नहीं पड़ेगी, लेकिन अपना सामान बांध लो। आज से ये कसम खा लो कि हम लोग 17 तारीख तक सोएंगे नहीं, जब तक एक्साइज ड्यूटी नहीं हटेगी, जब तक हम न पानी पिएंगे, न खाना खाएंगे, न चैन से बैठेंगे और न चैन से बैठने देंगे। हम लोग 1-2 दिन में दिल्ली से ऐलान करेंगे जो हम अपने एमपी को वोट देते हैं, अपने हाथ कटवाते हैं 5 साल के लिए। 2012 में जब ये विपक्ष में थे, हम उनसे पूछेंगे उन्होंने ये जो एक्साइज लगी थी आप लोगों ने लेकिन ये आवाज हमारी क्यों सरकार तक अभी तक नहीं पहुंचाई। जेटली को भाजपा के प्रतिनिधि है वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जी ने कल कि ये जो राज्यसभा में कहा हम व्यापारी वर्ग जो कि इनके साथ है, जो इनकी एक्साइज लगाई है, हमें बहुत तसल्ली हुई कि कम से कम रोड पे आना पड़ेगा। किसी भी नेता ने हमारी एक बात महाराष्ट्र सरकार का ही मुद्दा है, राज्यसभा में तो पहुंचा है। तो दोस्तों, मैं अपील करता हूँ आप लोगों से कि 17 तारीख को देश भर से जेलर पूरी दिल्ली को खचाखच भर दो, पूरी लोकसभा को हिला दो, अपनी एकता का परिचय दे दो। इसी के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे साथ में नारे बोलेंगे। आगे प्लानिंग होगा, राज्य सरकार हमारी बात व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, और हमें विश्वास है जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा 17 मार्च को दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान से जो कि ऐतिहासिक रामलीला मैदान खास तौर पर हमें 1947 के बाद खद्दरधारी देवताओं से सावधान रहना है, हमको जरूरत नहीं पड़े क्योंकि उनके वादों को 2-3 दिन सच्चाई के आईने में मापा नहीं जा सकता है। रोल बैक हो जाएगा। बेमुद्दत हमने दिल्ली के ज्वेलर्स के अलावा भी ओल्ड ट्रेडर्स की मीटिंग की थी कल रात 8 बजे दिल्ली मेरिडियन होटल में। उन्होंने सबने 17 तारीख को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की बात हमारे को समर्थन में दी है। हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो नॉन ज्वेलर्स लोग हैं वो भी हमारे साथ में आए। तो 17 तारीख को हमारा भारत बंद का ऐलान अभी तो नहीं है, 1-2 दिन में हम कर सकते हैं, लेकिन पूरे ज्वेलर्स और पूरी दिल्ली और ट्रेड 17 तारीख को सब बंद है और रामला भारत आंदोलन चैनल से वहीं से होगा। आपका ये आंदोलन 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो आप लोग का, एक मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। इस बारे में आप लोग ने क्या प्रोग्राम बनाया है? देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियां जो रिलायंस की बात कर रहे हो, तनिष्क की बात कर रहे हो, इन लोगों के साथ किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी ये बताते हैं कि हमने IPO खोला हुआ है, उसकी वजह से हम लोग बंद नहीं कर सकते। इन लोग की मजबूरी है, लेकिन आंदोलन 2 भागों में नहीं बटा हुआ। सरकार हमको रूल एंड डिवाइड की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं मिल जा सकती है। सारा व्यापारी, सारा ज्वेलर सब हम एक है, और जब तक ये एक्साइज नहीं हटेगी, जब तक दुकानें नहीं खोलेंगे। अगर सरकार को काला धन साफ करना है तो सरकार कैश करेंसी बिल्कुल बंद कर दे, अभी से बंद कर दे, लोगों के घर में वो रद्दी हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन एक सेक्टर को बर्बाद करने के लिए सरकार काला धन निकालना चाहती है, ये कहाँ का नहीं है। पूरे सेक्टर को बंद करके हिंदुस्तान की करेंसी बंद करते हैं। अगर सरकार की नीयत अच्छी है, सरकार को चाहते हैं कि ब्लैक नहीं, अभी ब्लैक नहीं मिलता, अब चाहते हैं टैक्स नहीं, कैश
करनी है तो क्या ज्वेलरों पे एक्साइज ठीक है? आप इस करेंसी को कल से बंद कर दीजिए। हम मुख्यमंत्री जी को ये डिमांड करते हैं ताकि ना काला धन होगा, ना कैश लेन देन होगा, ना 2 लाख के ऊपर आपको TCS देना पड़ेगा, ना ही हमें कोई और किसी भी प्रकार की जरूरतों में जकड़ा खाता है और वो स्टॉक मेंटेन करना, उसकी फ्री करना उनके लिए संभव नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है 95% जो कारीगर है वो बंगाल से है, वेस्ट बंगाल से और इंटीरियर गाँव से, जो बिल्कुल उनका एजुकेशन जीरो है और वो बेचारे 18 घंटे काम करते हैं, आर्ट बनाते हैं और आर्ट के थ्रू की ज्वेलरी बनाते हैं और ज्वेलरी बनाते हैं बाजार में और लोगों की महिलाओं की सुंदरता के लिए प्लस भगवान के लिए पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट में सब में उनका बड़ा योगदान रहता है। और इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर एक्साइज ड्यूटी लगाना एक बहुत बड़ा घातक है, खतरनाक है और ये संभव नहीं है। गवर्नमेंट तब तक हम ये बेमुद्दत बंद का ऐलान है, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए हम करने के लिए तैयार है। हम अभी शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, यदि गवर्नमेंट इससे नहीं मानेगी तो हम इसको आगे आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। हमें 17 तारीख को जब दिल्ली में अनाउंस हुआ है रामलीला मैदान में, वहाँ हमें अपनी ताकत दिखाएंगे। कल हम पटना में ताकत दिखाएंगे, 17 तारीख को दिल्ली में ताकत दिखाएंगे और फिर कुछ हुआ तो अभी हम अहिंसा से शांतिपूर्वक काम करना चाहते हैं। और सरकार हमारे कारीगर, हम तो शांति से, हमारे कारीगर जो भूखे प्यासे आज 7 दिन से उनके रोजगार बंद है। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। इस इंडस्ट्री से 6 करोड़ लोग किसी तरह से जुड़े हुए हैं। उन 6 करोड़ लोगों के उनके 125 करोड़ देशवासियों में है। और आप जब योजना लाते हैं मेक इन इंडिया स्टार्टअप, उसमें करोड़ों रुपए का आप खर्च करते हैं और जो हमारे कारीगर जो हाथ के हुनर से आप अपनी ज्वेलरी बना के इंडिया को विश्व संस्कृति में एक नई पहचान दिलाते हैं, तो कारीगरों के व्यवसायों के पेट पे आप क्यों लात मार रहे हैं? उन छोटे छोटे कारीगर जिनको सिग्नेचर करना नहीं आता पर वो अपने हाथ की हुनर से अपनी कला को दिखाते हैं, उनकी कला को क्यों आप रोंद रहे हैं और इन 6 करोड़ को क्यों बेरोजगार कर रहे हैं? देना भी चाहिए, क्योंकि मेक इन इंडिया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल है, हमारे व्यवसाय का भी बहुत बड़ा रोल है। हमें सिर्फ एक्साइज नहीं करना, एक्साइज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके दायरे में हमारी ट्रेड बिल्कुल नहीं आती, गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं बैठती, किसी हालत में नहीं बैठ सकती। और हमारे जो कारीगर से लेकर के जो छोटे व्यापारी से लेकर के ये एक्साइज जो एक्ट लगाया उसके दायरे में आएंगे, उनको बड़ी तकलीफ होगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसके लिए हमारा विरोध है, टैक्स से हमारा कोई विरोध नहीं। ये जो हमारा व्यवसाय है ये हमारी भारत की कला संस्कृति ये सब दर्शाती है। 2000 साल पुराना ये हमारा व्यवसाय है, जिसमें हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत की और हम देश ही नहीं विदेश में भी मशहूर है अपने कला के लिए। तो उस कला को हमको बचाना है। एक्साइज हमें नहीं चाहिए, हमें टैक्स से कोई मतलब ये है कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, हमें टैक्स से कोई एतराज नहीं। आज के लिए बस इतना ही। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।